अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे एक नई प्रैक्टिस सीरीज के साथ कहानी का आगाज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये बात बताने की तो ज़रूरत ही नहीं होगी कि अगर आपने एमडी कैट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, यानी कि आप में से हर वो बच्चा जिसने वाइट कोट का ड्रीम देखा हुआ है, उसको ये बात पता है, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना कितना अहम है। क्योंकि 0.1 0.1 के मेरिट के डिफरेंस से हजारों डिजिट्स में रैंक आपकी तब्दील हो जाती है। तो आपने जितने ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हुए होंगे, उतना चांस के आपके सामने देखा हुआ क्वेश्चन आएगा वो बढ़ जाएगा। तो आपके लिए मैंने डेडिकेटेड पीएमडीसी के अपडेटेड सिलेबस के तहत यूनिट वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज की सीरीज का आगाज किया। हर एक वीडियो के अंदर एक यूनिट को डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि पीएमडीसी के सिलेबस में फिजिक्स के टोटल 16 यूनिट्स हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके पीएमडीसी के पेपर से पहले इन 16 के 16 यूनिट्स की 16 यूनिट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियोस अपलोड कर दी जाए। अब इनको देखना कैसे है? आपने इस वीडियो को सिर्फ फिल्म की तरह देखते हुए नहीं जाना। आपने एक एक सवाल को देखना है, पॉज करना है, पहले खुद लगाना है, फिर आपने इसका सॉल्यूशन देखना है, ताकि पता चले कि आपको खुद से क्या कुछ आता है। और आप अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करके हटोगे तो आप देखोगे कि आपने माजी में जो कॉन्सेप्ट्स हासिल किए थे वो कितना अच्छे अंदाज में आपको अब समझ में आते जा रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो यूनिट वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, इसके अंदर सोर्सेज क्या है मेरा बेटा? इसके अंदर आपकी जितनी एमडी कैट की यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास पेपर्स कंपाइल हुए हुए हैं। आपके माजी में 2020 और 2021 के जो नेशनल एमडी कैट हुए थे, पीएमसी ने कंडक्ट किए थे, क्योंकि उस वक्त पीएमसी हुआ करता था, उनके क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं। इसी तरह सारी टेक्स्ट बोर्ड की जो नई किताबें हैं उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर कंपाइल किए गए हैं और उनका सोल्यूशन ये आपके सामने लेकर आया जा रहा है। सिमिलरली मेरे बच्चे, आप में से किसी को अगर फिजिक्स के अंदर जरा सा भी खौफ है कि भाई फिजिक्स की तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, फिजिक्स के लेक्चर्स कैसे होने चाहिए, तो मेरे बच्चे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, बल्कि इनफैक्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा क्लास 11 की प्लेलिस्ट का भी और आपको लिंक मिलेगा क्लास 12 की प्लेलिस्ट का भी। आपने पाकिस्तान भर की किसी भी एकेडमी से पढ़ा हो, अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आई तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आप ये 11 और 12 की जो प्लेलिस्ट है इसको आप फॉलो कर सकते हो और आपका मसला हल हो जाएगा। अगर फिजिक्स के अलावा आपका मसला और भी सब्जेक्ट्स के अंदर है तो मेरे बच्चे, हमारा क्रैश बैच भी चल रहा है, आप उसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ फिजिक्स में मसला है तो फिजिक्स के मसले के लिए जो प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उससे बेहतर और कोई सोर्स नहीं है। हाँ, अगर आपका और सब्जेक्ट्स में मसला है, आप बहुत सारे टेस्ट देना चाहते हो, आप बहुत सारे फुल लेंथ पेपर्स देना चाहते हो, एक्सपर्ट गाइडेंस लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप डेफिनेटली क्रैश बैच या किसी एमडी कैट के बैच की तरफ जा सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। Question number 1. कह रहे हैं heat is given to a body which raises its temperature by 1 degree Celsius is called. वो heat को मेरे बेटे हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। वो हीट जो कि हम किसी सिस्टम को दें जो कि उसके सिस्टम के टेम्परेचर के अंदर कितना राइज लेकर आ जाए, 1 डिग्री सेल्सियस का राइज लेकर आ जाए, ऐसी हीट को हम क्या कहते हैं भैया? ए कह रहा है वाटर इक्विवेलेंट, बी कह रहा है टेम्परेचर, सी कह रहा है थर्मल कैपेसिटी और डी कह रहा है स्पेसिफिक हीट। तो आओ सर समझते हैं मेरे बेटे इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं आपके पास, समझिएगा। देखिए मेरे बेटे, आपके पास ये बात हमें याद होनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करते हैं तो हमारी दी जाने वाली हीट की वजह से उसके अंदर उसका टेम्परेचर राइज करता है। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है सर, जितनी ज्यादा हीट देंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर राइज करेगा। जो यहाँ से जब प्रोपोर्शन का साइन हटाया जाता है तो यहाँ पे लगाया जाता है कांस्टेंट सी, जिस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं आपके पास हीट कैपेसिटी, या फिर इसको हमारे पास क्या कहा जाता है, थर्मल कैपेसिटी। तो अब मेरे बच्चे यहाँ से मेरी बात समझिएगा सारे। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ सी की वैल्यू को अकेला कर लें तो सी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू अपॉन डेल्टा टी। जिसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, सी इज एक्चुअली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट,
राइजिंग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है टेम्परेचर के अंदर, आप समझिए इस बात को, अगर डेल्टा टी 1 हो जाएगा तो सी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के। तो ये तो लिखा हुआ है हीट इज गिवन टू अ बॉडी विच raises the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज, क्या कहते हैं सी को, सर इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी, थर्मल कैपेसिटी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2, कहने द थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक हो गया, एल्यूमिनियम का 40 ग्राम है आपके पास। यहां पे सबसे पहली चीज मैं बता दी, मास ऑफ एल्यूमिनियम, मैंने मास लिख लिया, मास आ गया मेरे पास 40 ग्राम्स। कह रहे हैं आपके पास उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हमें दी हुई है 0.2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। डन हो गया सर। अब आपसे पूछी जा रही है हीट थर्मल कैपेसिटी। तो मेरे बेटे इस बात को समझना सारे कि थर्मल कैपेसिटी अगर मुझे निकालनी है, थर्मल कैपेसिटी को मैं स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करता हूं और हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से। इन दोनों में फर्क क्या है सर? स्मॉल सी जो होता है वो पता है क्या होता है, वो होता है हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री, दैट्स इट, क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। जबकि कैपिटल सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है हमारे पास, ये जो स्पेसिफिक हीट हमारे पास यहाँ पे लिख के दी हुई है, ये स्पेसिफिक हीट हमारे पास बराबर होती है मेरे बेटे हीट रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री। यानी कि यहां पे हम लोग मास को स्पेसिफिक कर देते हैं। तो 1 किलो मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट है। जबकि नॉर्मल हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी क्या है कि भाई 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए हमारे पास सिंपली। तो अब अगर आप देखें तो अगर मुझे यहाँ पे मेरे बेटे देखना पड़े तो कैपिटल सी का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। यहाँ पे ये जो सर क्यू अपॉन डेल्टा टी लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं तो स्मॉल सी भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि हमें सर आपने बताया ना कि ये स्मॉल सी के बराबर है क्यू अपॉन डेल्टा टी। डन हो गया। तो स्मॉल सी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम कैपिटल सी, मास कितना दिया हुआ है 40 और कैपिटल सी की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई 0.2। तो जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सर तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। और स्मॉल सी का जो फॉर्मूला यूनिट होता है हमारे पास सर, वो होता है हमारे पास कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। तो आंसर आ जाएगा 8 कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस। है 8 किसी आंसर में? ए में नहीं है सर, बी में भी नहीं है 160, सी में भी नहीं है 200। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 कैलोरी पर सेल्सियस। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे 80 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा भाई, आपके पास एक बोल के अंदर, मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर के अंदर हम लोगों ने कितना 80 ग्राम वाटर का रखा हुआ है, और वो भी कितने पे रखा हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। इसको उठा के हम पोर करते हैं किसके ऊपर, एक लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस के ऊपर। ये आ गई मेरे पास एक लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस सर, ठीक है, जिसको हमने किस पे रखा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। कह रहे थी मैस ऑफ द आइस दैट मेल्ट्स इज, यहाँ पे जो आइस का मास मेल्ट होगा ये बताइए कितना होगा। सर ये कैसे निकालेंगे? देखो मेरे बेटे एक बहुत ही बेसिक सा लॉ लगेगा हमारे पास इसमें, जो क्या कहलाता है हमारे पास, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज ये कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास थर्मल कांटेक्ट में हैं, जैसे कि यहाँ पे पानी और बर्फ का पीस, तो जितनी हीट हमारे पास हॉट बॉडी से निकलेगी तो वो आपके पास एब्जॉर्ब हो जाएगी सारी की सारी किसके अंदर, कोल्ड बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो हॉट बॉडी है वो कौन है और जो कोल्ड बॉडी है वो कौन है हमारे पास, ये हम लोगों ने आपके पास मेरे बेटे डिसाइड करना होगा। सर डिसाइड क्या करना है, ये तो बच्चों वाला सवाल है आपके पास, हॉट और कोल्ड जज करना है। 30 डिग्री सेल्सियस एक और एक 0 डिग्री सेल्सियस है। क्लियरली हमारे पास जो हॉट बॉडी है वो ये हो जाएगी, और जो कोल्ड बॉडी है सर हमारे पास वो बन जाएगी आपके पास आइस का पीस। तो इस तरह से मुझे पता चला कि आपके पास हॉट कौन है, आपका वाटर। तो आपके पास हॉट बॉडी है जो वो हीट एमिट कर रही है, हीट एमिट कर रही है, तो उसकी हीट एमिट का फॉर्मूला हो जाएगा mc डेल्टा टी, जिसमें मास किसका आएगा, वाटर का, सी भी किसका आएगा, वाटर का, और डेल्टा टी भी किसके लिए यूज करेंगे मेरे भैया, वाटर के लिए यूज करेंगे। ठीक हो गया सर। और आपके पास आगे हम लोग बात करें हीट एब्जॉर्ब बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है जी, अच्छा सर बॉडी लिखना था आपने बाय लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं यार, ये लो कोई मसले की बात थोड़ी है। तो हीट एब्जॉर्ब बाय कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है वो है आइस, और वो तो मेल्ट हो रही है। अगर हीट हमारे पास मेल्ट कर रही होती है तो ऐसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है मेरे बेटे एम एल एफ, जिसमें मास किसका आ जाएगा, आइस का, और एल एफ की वैल्यू भी किसकी यूज होगी, आइस की। सर अब हमें यहां से मास ऑफ आइस निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ वाटर सी ऑफ वाटर डेल्टा टी फॉर वाटर को डिवाइड करना पड़ेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस से। ठीक हो गया। तो सर यहाँ पे वैल्यूज पता है कि हम लोगों को सारी, आए लिख देते हैं अपनी आसानी के लिए। देखें सर वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है ये बराबर होती है 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन के। चूंकि हमारा सवाल ग्राम के ऊपर मुश्तमिल है तो ग्राम के लिए हम लोग इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 4.2
जूल पर ग्राम केल्विन। डन हो गया सर। और इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है ये बराबर होती है 3.36 एक्सपोनेंट 5 जूल पर किलोग्राम के। चूंकि हमारा सवाल सर ग्राम्स पे मुश्तमिल है तो हम इसको कर देंगे 3.36 और आगे आ जाएगा एक्सपोनेंट 2 जूल पर ग्राम। ठीक है जी। तो हमारे पास अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं सर जल्दी से। मास ऑफ वाटर में दिया हुआ सवाल में 80, सी ऑफ वाटर में दिया हुआ सर 4.2, डेल्टा टी हो जाएगा 30 माइनस 0 यानी कि 30 आ जाएगा सर घूम फिर के हमारे पास। जबकि एल एफ की जो वैल्यू है सर हमारे पास वो हम लोगों को यहाँ पे कितनी दी हुई है 3.36 एक्सपोनेंट 2। ठीक है भाई। तो मेरे बेटे इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाता है मास ऑफ आइस का वो निकल के आ जाता है 30 और यूनिट मास का जो यूज कर रहे हैं हम वो क्या है ग्राम्स। तो लेट्स लुक एट दी ऑप्शंस। 30 ग्राम्स है हमारे ऑप्शन में किसी में? जी सर ऑप्शन ए में ही नजर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए 30 ग्राम्स। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं मड हाउसेज आर कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर बिकॉज। देखो आपके पास समर के अंदर ऐसी क्या चीज है, अगर मेरे बेटे मड का हाउस बना हुआ है हमारे पास, घर के बाहर हम लोगों ने सिंपली कीचड़ की लिपि की हुई है जो कि अक्सर गांव वगैरह में किया जाता है, देहात वगैरह में किया जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि आपके पास ऐसा क्या है कि गर्मी के दिनों में तपता हुआ सूरज निकला हुआ है वो फिर भी ठंडे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भैया इसका मतलब ये हो जाएगा सर कि वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। सिमिलरली सर्दियों के अंदर गर्म क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सर वो हीट को अपने अंदर से बाहर भी नहीं जाने दे रहे। तो इसका मतलब आपके पास एक ऐसा मटेरियल होता है मड जो कि ना ही आपके पास गुड एब्जॉर्बर है, ठीक है जी, ना ही हमारे पास गुड एमिटर है। तो अगर हमारे पास ना गुड एब्जॉर्बर है ना गुड एमिटर है, ये दोनों ही नहीं है, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग मेरे बेटे कहते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि हीट को कंडक्ट ही नहीं कर सकता। तो क्या आंसर हो जाएगा सर? ए मड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या हो गया भाई? बी मड इज अ सुपर कंडक्टर ऑफ हीट। सर ये तो पागल हो गए हैं। सी मड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी मड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इनफिनाइट। हीट कैपेसिटी कितनी है हमारे पास? इनफिनाइट। सर पीछे आपने बताया था कि Q अपॉन डेल्टा टी होती है हमारे पास सर आपके पास C की वैल्यू। अब Q अपॉन डेल्टा टी इनफिनाइट कैसे बन सकता है? जब एक ही तरीका सर ऊपर कुछ भी लिख दें नीचे क्या आना चाहिए? जीरो। नीचे जीरो होने का मतलब डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जिसका टेम्परेचर ही ना बढ़े, टेम्परेचर में कोई चेंज ही ना आए, उसके लिए हीट कैपेसिटी इनफिनाइट हो जाती है। जितनी चाहे हीट दे दो टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा, तो ऐसे केस में हमारे पास हीट कैपेसिटी क्या हो जाती है सर? इनफिनाइट हो जाती है। ए में कह रहे हैं हीट इज गिवन आउट। सर ये तो कहीं हमें समझ ही नहीं आ रहा और तो हमारा सवाल तो नहीं समझा पा रहा मैं ये। बी हीट इज टेकन आउट। नहीं सर ये भी नहीं। सी में कह रहे हैं नो चेंज इन टेम्परेचर। यस, जब टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा, डेल्टा टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? हीट कैपेसिटी इनफिनाइट हो जाएगी। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन अ गैस इज कूल्ड फ्रॉम 927 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस इज। आए सर चेक करते हैं कितना चेंज आ रहा है हमारे पास जब इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक हम गए। तो देखो बेटा यहाँ पे एक बात देखना, जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना? 927 डिग्री सेल्सियस। पहले तो सर ऐसा ही मिले जाती हैं। 273 मैंने प्लस किया, ये हो गया 1200 केल्विन। सेकंड टेम्परेचर हमारे पास कितना है सर? यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको भी ऐसा ही यूनिट केल्विन में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा सर 300 केल्विन। अब मेरी एक बात समझिएगा बेटा, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो U बराबर हो जाएगा सर KT के। या फिर मैं अगर इनको डिवाइड कर दूं प्रोसेसेस के अंदर तो हम लिख सकते हैं U1 बराबर होगा KT1 के और U2 बराबर हो जाएगा KT2 के। दोनों को जरा डिवाइड कर दें तो U1 अपॉन U2 बराबर हो जाएगा सर KT1 डिवाइडेड बाय KT2 के। तो K से K कैंसिल, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल करके कि U2 ओवर U1 बराबर है T2 ओवर T1 के, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो सर अब क्यों, क्या बताना क्या चाह रहे हैं आप? यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकालने को बोला है ना भाई, कितना परसेंटेज चेंज आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस U2 अपॉन U1 मल्टीप्लाई बाय 100। डन हो गया सर। अब 1 माइनस U2 अपॉन U1 की जगह हम T2 ओवर T1 भी लिख सकते हैं। सर T2 की वैल्यू तो 300 है, T1 की वैल्यू तो 1200 है, लिख दें डायरेक्टली यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 1200 और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे बेटे? 100। डन हो गया सर। दोंडों ने दोंडों को काटा, 3 1 3 3 4 12 और 1 अपॉन 4 होता है 0.25। 1 माइनस 0.25 हो जाएगा 0.75, मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, तो सर आंसर आ जाएगा 75%। तो कितने परसेंट चेंज आया हमारे पास बेटा? 75% चेंज आया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी में कितने परसेंट चेंज आ रहा है सर? 75%।
100 नहीं, 200 नहीं, 300 भी नहीं सर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 75%। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं टू सिलेंडर्स ऑफ इक्वल साइज आर फिल्ड विथ इक्वल अमाउंट ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस। ठीक है, at room temperature both the cylinders are fitted with pistons. In cylinder A the piston is free to move while in cylinder B the piston is fixed. भाई दो सिलेंडर्स हैं, दोनों का साइज सेम है, दोनों में गैस भी सेम है। ठीक है, पहले सिलेंडर में जो पिस्टन हम लोगों ने लगाया वो फ्री टू मूव है, वो इजीली ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। जबकि दूसरे सिलेंडर में जो हम लोगों ने पिस्टन लगाया भैया, मान लो ये दोनों सिलेंडर सेम साइज के हैं, मेरी डायग्राम का फॉल्ट हो सकता है, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया मेरे भाई, दूसरे वाले का क्या कह रहे हैं कि आपके पास व्हेन द पिस्टन बी सॉरी व्हाइल इन द सिलेंडर बी द पिस्टन इज फिक्स्ड, तो इसका पिस्टन फिक्स्ड है, लॉक कर दिया हम लोगों ने इस तरह से। डन हो गया सर, लॉक कर दिया आपने। कह रहे व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू सिलेंडर ए राइजेस बाय 20 केल्विन, जब हम लोग सिलेंडर ए को अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना राइज करता है, 20 केल्विन राइज करता है। ठीक हो गया सर। तो आपसे कह रहे हैं व्हेन सेम अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू सिलेंडर ए सॉरी व्हाट विल बी द राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस इन सिलेंडर बी। इतनी ही हीट अगर मैं बी वाले को देता हूं, ए सिलेंडर में तो 20 राइज किया, बी वाले में कितना राइज करेगा, तो आओ मेरे बेटे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सर चूंकि हमारे पास बी में आपके पास पिस्टन को आपने फिक्स कर दिया, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसे प्रोसेस में सर हम जितनी भी हीट देते हैं वो सारी की सारी हीट क्या करती है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है, यानी कि सिर्फ क्या करती है, टेम्परेचर राइज करती है। तो सर आइसोकोरिक में तो जल्दी जल्दी टेम्परेचर राइज होगा, इस वाले में पहले वाले में क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गैस सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर रही होगी, बल्कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क भी परफॉर्म कर रही होगी, जिसकी वजह से पिस्टन भी तो ऊपर जा रहा होगा। तो इसका मतलब सारी एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं लगेगी, बल्कि कुछ तो पिस्टन को ऊपर ले जाने में भी चली जाएगी। तो इसका मतलब जितना पहले प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ा है, दूसरे में उससे ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि उस दूसरे प्रोसेस में सारी हीट एनर्जी टेम्परेचर को ही बढ़ाने में सर्फ हो रही है सर, तो ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आए सर दिमाग लगाते हैं, इसमें बढ़ा 20 केल्विन, तो इस दूसरे वाले में 20 से ज्यादा बढ़ना चाहिए। 20 से बड़ा ऑप्शन कौन सा है सर? ए हो सकता है, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास मेरे भैया, ऑप्शन ए 28 केल्विन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं द रिलेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। सर अभी पिछले सवाल में ही आपने बताया है कि जितनी हीट हम देते हैं वो सबसे पहले क्या करती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है सिस्टम की, आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स को तेज करती है। ठीक है जी, शपाटर हो जाते हैं और तेजी से मूव करने लग जाते हैं, और साथ ही साथ गैस जो है पिस्टन के ऊपर वर्क करती है, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर चला जाता है। तो आपके पास हमारी दी जाने वाली हीट दो काम कर रही है, पहला तो इंटरनल एनर्जी राइज कर रही है और दूसरा वर्क भी कर रही है आपके पास। तो इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, ए डेल्टा क्यू इज इक्वल डब्ल्यू। सर यू क्यों खा गए, सी भी नहीं, इसमें डब्ल्यू खा गए। सर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर। फर्स्ट लॉ में क्या हो रहा है भाई, फर्स्ट लॉ में सर हम लोग हीट देते हैं, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, वर्क होता है। जरूरी नहीं हीट दें, हीट निकाल भी सकते हैं, हीट निकालेंगे तो इंटरनल एनर्जी कम भी हो सकती है, और वर्क सिस्टम जरूरी नहीं कि सिस्टम करे, सिस्टम के ऊपर भी वर्क हो सकता है सर। तो ए में कह रहे हैं वर्किंग ऑफ अ बाइसिकल पंप। बाइसिकल पंप में मेरे बेटे हम लोग ऊपर से कंप्रेशन करते हैं, अगर आपको याद हो, अगर आपने देखो बाइसिकल का जो पंप होता है उसको हम लोग ऊपर से दबाते हैं, तो हम कंप्रेशन कर रहे हैं, कंप्रेशन करने की वजह से उसके अंदर जो हीट है वो एक्स्ट्रा सराउंडिंग में चली जाती है, जिसका मतलब ये तो सर फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये तो एग्जांपल है भाई, टिक लगाएं सर। ठीक है यार, ये लो टिक लगा दिया। बी कह रहे हैं ब्रेक अप्लाइड बाय एन ऑटोमोबाइल। जब ब्रेक लगाते हैं हम लोग, तो ब्रेक लगाने के टाइम पे सर हमारे पास जो वर्क डन होता है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट होता है, और वो वर्क डन जो है सर वो आपके पास कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, हीट के अंदर, क्योंकि वहां पे वो चीज गर्म भी हो जाती है, जो ब्रेक शूज होते हैं वो गर्म भी हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, या जो टायर रगड़ना होता है जमीन से वो गर्म भी हो जाता है, जिसका मतलब हमारे पास जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो सर ये भी एक तरीके से फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। सी ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, भाई हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, उस खाने को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में, जिसको हम सारा दिन कन्वर्ट करते रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में, किसी ने ना भी कर रहे हो तो हीट में तो लाजमी कर रहे हैं, तो सर इसमें भी हीट एनर्जी की कन्वर्जन आ गई। तो इसका मतलब तो सर यहाँ पे तो ऑल ऑफ दीज हो गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी,
all of these. Moving on, question number 10 कह रहे first law of thermodynamics is the consequence of. सर first law of thermodynamics ने क्या सिखाया था? जो हीट दे रहे हो वो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रही है और वर्क में भी जा रही है. सर सिर्फ ये नहीं सिखाया था, एक्चुअली पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? कि हीट एनर्जी को किसी भी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है, किसी भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है. सर अंग्रेजी तो सही लिखें. ठीक है, तो आपके पास हीट एनर्जी को किसी भी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और किसी भी दूसरी फॉर्म को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो सर ये तो देख सुना सुनाया देखा दिखाया ऐसा लग रहा है. एनर्जी can neither be created nor can be destroyed but can change its form. फर्स्ट लॉ कहता है हीट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज इट्स फॉर्म. जिसका मतलब क्या हो गया सर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही रिजल्ट है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी ये कहती है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी तो ये कहता है कि एनर्जी बना नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ फॉर्म तब्दील कर सकते हैं आप. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज करेक्ट. आइए देखते हैं सर. ए कह रहा है हीटिंग ऑफ अ सिस्टम इक्वल्स टू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. बिल्कुल सही बात है, इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. आगे क्या है? प्लस द वर्क डन ऑन द सिस्टम. आओ मेरे बेटे इस बात को समझना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जो हम बाहर से फोर्स लगा के वर्क कर रहे सिस्टम के ऊपर, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव. जबकि वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है, सिस्टम में गैस खुद जो पिस्टन को ऊपर लेके जा रही होती है, वो वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव लिया जाता है. तो सर ये तो माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगी हमारे पास. प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम जो नेगेटिव होता है, तो ये तो हमारे पास स्टेटमेंट गलत बन जाएगी. डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू आ रहा होता है हमारे पास, तो ठीक है, तो इसको तो कटा दिया. बी कह रहे हैं द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू द हीटिंग ऑफ द सिस्टम. ठीक है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो किसके बराबर है? कितनी हीटिंग करी आपने माइनस द वर्क डन. जी हां सर, ये देखा दिखाया ऐसा फॉर्मूला है. ये माइनस डब्ल्यू दूसरी तरफ जाके प्लस डब्ल्यू बन जाएगा आपके पास. तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? ऑप्शन बी. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मेन इक्वेशन को शो कर रहा है हमारे पास. ठीक है भाई, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे थे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज 1080 डिग्री सेल्सियस. ठीक हो गया. एंड इट्स हीट ऑफ फ्यूजन इज 200 किलो जूल पर किलोग्राम. ठीक है. इफ अ कॉपर कॉइन एट दिस टेम्परेचर इज कंप्लीटली मेल्टेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ 2000 जूल्स ऑफ हीट. कितनी हीट एब्जॉर्ब करी उसने सर? 2000 जूल्स करी. व्हाट इज द मास ऑफ द कॉइन? सर ये जो लेटेंट हीट होती है जो कि मेल्ट कर रही होती है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू MLF. अब यहाँ पे मास निकालना है तो सर ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय LF. Q कितना दिया सर हमें सवाल में? 2000. और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी दी है सर? ये लिखी हुई 200 किलो जूल्स है. किलो के लिए सर मुझे इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 लगाना पड़ जाएगा ताकि ये जूल्स में आ जाए. तो तीन अंडों को काट दिया, 2 1 2 200 हमारे पास क्या हो जाएगा सर? ये आपके पास 200, तो बच जाएगा 1/100 किलोग्राम. है कोई ऐसा ऑप्शन? 1/1080 नहीं है, 1/108 भी नहीं है, 1/540 भी नहीं है. सर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1/100 kg. ठीक है भाई, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम वर्किंग सब्सटेंस इज एन आइडियल गैस. ठीक है. इट्स इंटरनल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ. अच्छा जी मेरे बेटे ये बात याद रखना, अगर हमारे पास कोई भी आइडियल गैस है तो आपके पास अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है ना किसी भी गैस की, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपके पास जो इंटरनल एनर्जी होती है मेरे बेटे, वो आपके पास बराबर होती है all the kinetic energy possessed by the molecules of the gas. तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी के. ऑप्शन ए कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ओनली. जी हां, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी ओनली. ठीक है भाई, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है बेटा आपके पास. 14 में कह रहे हैं एन आइडियल गैस अंडरगोज एन एक्सपेंशन इन वॉल्यूम फ्रॉम 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 4 क्यूब टू 3.6 एक्सपोनेंट माइनस 4 क्यूब. डन है. एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1.3 एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स. डन हो गया. ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन 24 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड. ठीक है सर जी, इतनी सारी चीजें बता दी. कह रहे हैं व्हाट इज द ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस. सर ये पीछे भी आपने बताया इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है ये बराबर होगा डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू के. अब ये बताएं हीट कितनी सप्लाई करी? सर 24 जूल्स करी है. माइनस वर्क डन की जगह तो सर हम लिख सकते हैं P डेल्टा V, जिसमें P प्रेशर है और डेल्टा V है चेंज इन वॉल्यूम. प्रेशर कितना दिया सर सवाल में? 1.3 एक्सपोनेंट 5. ठीक है. मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है? डेल्टा V से. डेल्टा V कैसे निकालेंगे? V2 माइनस V1 कर दो. 3.6 में से 1.3 माइनस होगा सर, ये बच जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर
-4। सर यहाँ पे बस मुझे 1.3 को 2.3 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आसान काम है क्योंकि 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, काटा मारा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो सर ये हो जाएगा 9 12 3 और 6 9, सॉरी 9 आ जाएंगे और ये 2.99 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2.99 और 10 की पावर बचेगी 5 और -4 जो कि बच जाएगी 1। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास 24 माइनस 29.9, ठीक है, जो कि बराबर आ जाएगा माइनस का 5.9। सर डेल्टा यू की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब क्या हो सकता है? माइनस का मतलब होता है मेरे बेटे कि डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, जो कि इंक्रीज या डिक्रीज को शो करता है। तो माइनस का जो साइन है ये किसको शो कर रहा है? डिक्रीज को शो कर रहा है। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, 5.9 जूल्स डिक्रीज हो रही है। ए 54 जूल डिक्रीज हो रही है, नहीं सर। सी तो इंक्रीज गलत है, डी भी गलत है। बी कह रहा है 6 जूल इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। सर 5.9 को राउंड ऑफ तो करें, 6 ही बनेगा ना। तो करेक्ट आंसर नियरेस्ट हमारे पास हो जाएगा डिक्रीज ऑफ 6 जूल्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं विच वन इज ट्रू फॉर इंटरनल एनर्जी। इनमें से इंटरनल एनर्जी के लिए कौन सी चीज हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त है? आए सर देखते हैं। तो आपके पास इंटरनल एनर्जी जो होती है मेरे बेटे किसी भी गैस की, ये बात याद रखिएगा, आपके पास उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उन मॉलिक्यूल्स की तमाम एनर्जीज के सम को हम क्या कहते हैं? आपके पास इंटरनल एनर्जी कहते हैं। उन मॉलिक्यूल्स की तमाम एनर्जीज के सम को हम क्या कहते हैं मेरा भैया? उनको हम कहते हैं सर इंटरनल एनर्जी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 का हमारे पास? ऑप्शन ए कह रहा है इट इज द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनल सॉरी मॉलिक्यूलर एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम। तो आपके पास सर ये क्या करेक्ट है? बिल्कुल ठीक लग रहा है हमारे पास, सही है सर। बी कह रहा है इट इज प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जी हां सर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी आपने पीछे बताया था कि ये आपके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जितनी भी काइनेटिक एनर्जीज होती है उनके भी बराबर होता है। सी इट इज स्टेट फंक्शन ऑफ अ सिस्टम। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि आपके पास उस वक्त उस सिस्टम की क्या हालात हैं उस पर डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितना उसका टेम्परेचर होगा उतनी ही उसकी मेरे बेटे इंटरनल एनर्जी होगी। तो ये स्टेट फंक्शन भी है, जिसका मतलब सर यहां तो सब कुछ ही सही चल रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं इफ टू सिस्टम्स एक्स एंड वाई आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब मेरे बेटे क्या होता है कि आपके पास दोनों का आसान जबान में टेम्परेचर जो है वो सेम है। इसका मतलब दोनों के दरमियान हीट एक्सचेंज अभी नहीं हो रही है। कह रहे हैं इफ एक्स इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड वाई इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एक्स को हम लोगों ने हीट करा कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब आइसोकोरिक प्रोसेसर, और वाई को हीट करा कांस्टेंट प्रेशर पे, जिसका मतलब किस पे हीट करा सर आपने इसको? आपके पास आइसोबैरिक कंडीशंस के ऊपर। कह रहे हैं एंड अगेन फाइनली मेंटेन्ड एट थर्मल इक्विलिब्रियम। दोबारा से थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, मतलब दोबारा टेम्परेचर बराबर हो गया दोनों का। ठीक है सर, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी का मेरे बेटे याद रखिएगा बड़ा खास ताल्लुक है। अगर टेम्परेचर बराबर है दोनों का तो इंटरनल एनर्जीज भी दोनों की बराबर होंगी। सही है सर, इंटरनल एनर्जी भी क्या होंगी? बराबर होंगी आपके पास। कह रहे then heat Q given to the system X and Y and internal energy U stored in the system X and Y are। सर हीट के बारे में आपने पहले भी बताया था कि कांस्टेंट वॉल्यूम में हमें कम हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जबकि कांस्टेंट प्रेशर में ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर में तो सर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने के साथ साथ वर्क भी परफॉर्म कर रहा होता है हमारा सिस्टम, जिसकी वजह से सारी की सारी हीट टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रही होती बल्कि कुछ ना कुछ वर्क भी परफॉर्म करने में चली जाती है। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम में सारी प्रोवाइडेड हीट टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से कम हीट लगती है टेम्परेचर बढ़ाने में। तो इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में एक्स वाले प्रोसेस में हीट कम लगेगी और वाई वाले में ज्यादा लगेगी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो सर ये कोई आपके पास गिवन है किसी ऑप्शन में? सर ए में नहीं है, बी में नहीं है, तो ए बी तो कट गया, सी हो सकता है, डी हो सकता है। अब सी और डी में हम कैसे चूज करेंगे? इंटरनल एनर्जी देखते हैं। ये कह रहे हैं दोबारा थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गए। दोबारा थर्मल इक्विलिब्रियम में आने का मतलब ये है कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया मेरे बेटे? बराबर हो गया। अगर टेम्परेचर बराबर हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी बराबर हो जाएगी। सी कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी वाई की बड़ी होगी, नहीं सर बराबर होगी, जिसका मतलब करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी आपके पास। ठीक है जी, जिसमें इंटरनल एनर्जीज बराबर है और वाई को दी जाने वाली हीट एक्स से ज्यादा है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम व्हेन इट्स टेम्परेचर इज। देखें भाई सिंपल सी बात है सर, आपने भी समझाया इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसकी इंटरनल एनर्जी भी उतनी कम होगी। सर एक कह रहा है 0 केल्विन,
एक कह रहा है -273 केल्विन, एक कह रहा है 273 केल्विन। इन तीनों में तो सर ऑप्शन बी सबसे बड़ा है अभी तक, क्योंकि ये जीरो, ये माइनस में, ये प्लस में है, तो ऑप्शन बी अभी तक तो सबसे बड़ा हो गया। बी और डी में चेक करते हैं। सर डी सेल्सियस में, जरा केल्विन में तो लाएं। केल्विन में लाने के लिए 273 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 केल्विन। तो सर ए और डी तो इक्वल है, जिसका मतलब ए और डी भी नहीं हो सकते हमारे पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा कौन सा बच गया? ऑप्शन बी, 273 केल्विन आपके पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं आइडियल गैस इज प्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक आइडियल गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। किस पे कंप्रेस कर रहे हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंप्रेस कर रहे हैं। सर कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर तो सर डायरेक्टली लिंक है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो सर आपके पास इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली क्या हो गया कि इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ही चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट। ए कह रहे डिक्रीज होगी, सी कह रहे इंक्रीज होगी। नहीं भाई, इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं होगा। ऑप्शन डी रहेगा, रिमेन्स द सेम। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे टू डिफरेंट सैंपल हैव द सेम मास एंड टेम्परेचर। ठीक है, इक्वल क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी आर एब्जॉर्ब्ड एज हीट बाय ईच। दोनों दो बॉडीज है हमारे पास। ठीक है सर, ये आ गई दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास। दोनों सैंपल्स का मास भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास डन हो गया। दोनों को हीट एनर्जी भी सेम प्रोवाइड कर दी हम लोगों ने, डन हो गया सर। आगे कह रहे हैं फाइनल टेम्परेचर मे बी डिफरेंट। फाइनल टेम्परेचर क्यों डिफरेंट हो सकते हैं? क्योंकि उन दोनों के क्या चीजें अलग अलग होंगी सर? सर सिंपल सी बात है, आपने पढ़ाया था। एक चीज होती है हीट कैपेसिटी, जिसका मतलब कितनी हीट देनी पड़ती है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अगर दोनों की हीट कैपेसिटी अलग अलग हुई तो दोनों को आपके पास सेम अमाउंट ऑफ हीट के अंदर भी टेम्परेचर का चेंज डिफरेंट आएगा। जिसका मतलब क्या चीजें अलग हो सकती हैं? दोनों की हीट कैपेसिटीज डिफरेंट हो सकती हैं। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा सर आपके पास ऑप्शन ए, हीट कैपेसिटीज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं a system goes from A to B via two processes 1 and 2 as in figure that if delta U1 and delta U2 are the changes in internal energies in the process 1 and 2 respectively, then कौन से इंटरनल एनर्जी का चेंज ज्यादा होगा? ए से बी तक अगर हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, या फिर ए से बी तक अगर हम, अरे सर जस्ट पीछे चले गए, वापस आ जाते हैं। ए से बी तक अगर हम लोग मेरे बेटे दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, या ए से बी तक अगर हम पहले रास्ते से जा रहे हैं, तो मेरे बेटे यहाँ पे आप अगर आप याद करें, मैंने आपको पीछे भी बताया था, ये जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है ना बेटा, ये इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है, ये आपके पास एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? जिस पॉइंट पे बॉडी होगी उस पॉइंट पे डिपेंड करेगा आपके पास। ए से बी तक गई है ना, अब चाहे जैसे भी जाए, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पाथ पर डिपेंड नहीं करता। आप किसी भी रास्ते से चले जाएं, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी जो होगी हमारे पास वो मेरे बेटे सेम रहेगी। जिसका मतलब आपके पास पाथ डज नॉट मैटर इन दिस सिचुएशन। तो आपके पास क्या हो जाएगा? दोनों केसेस में इंटरनल एनर्जी बराबर है सर, बड़ी छोटी नहीं है, बराबर है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी हमारे पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहे हैं बाय रबिंग दी ऑब्जेक्ट्स टुगेदर द इंटरनल एनर्जी। सर ये तो हम लोगों ने नॉर्मली करके देखा हुआ है। जब सर्दियां ज्यादा होती हैं हम अपने हाथ एक दूसरे के साथ रब करते हैं, तो सर हाथ रब करने से क्या होता है कि वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट और तेज होती है और उनकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हीट एनर्जी वहां पे फ्लो करती है और हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे हाथ गर्म हो गए, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन ए, इंक्रीज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं a perfect gas is compressed to 1/4 of its original volume। यानी कि सर इनिशियल वॉल्यूम अगर V था हमारे पास, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो चुका है? 1/4 हो चुका है V का। डन। कह रहे हैं the initial pressure of the gas is 1 atmosphere if the compression is isothermal the final pressure in atmosphere will be। isothermal का मतलब मेरे बेटे एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा हमारे पास। ऐसे प्रोसेस को आइसोथर्मल कहते हैं। और सर यही बात तो हमें बॉयल ने भी समझाई थी। बॉयल ने बोला था प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रखो। तो बॉयल के अकॉर्डिंग P1 V1 बराबर हो जाएगा P2 V2 के। बिल्कुल सही है सर। इनिशियल प्रेशर में मान लेता हूं P है, इनिशियल वॉल्यूम था V, फाइनल प्रेशर तो निकालना है हम लोगों ने, P2 निकालना है। वॉल्यूम कितना हो चुका है पहले के मुकाबले में सर? 1/4 हो गया। V से V ने काटा, 4 वहां चला गया, तो फाइनल प्रेशर कितना हो गया सर? 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। तो आंसर आ जाएगा फाइनल प्रेशर हमारे पास कितना हो चुका होगा? 4 हो चुका होगा। इनिशियल प्रेशर 1 था तो फाइनल हो जाएगा 4, तो 4 आंसर हो जाएगा सर फिर आपके पास
ठीक है जी। क्यों? क्योंकि सर फाइनल इनिशियल प्रेशर 1 था ना, तो फाइनल कितना हो जाएगा 4 एटमॉस्फेयर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में कह रहे हैं टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ गैस इज डिक्रीज्ड बाय 20%। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। सर पीछे दोबारा से मुझे लग रहा है बॉयल वाली कंडीशन आ रही है या आइसोथर्मल वाली कंडीशन आ रही है। आगे पढ़ती हैं। कह रहे हैं प्रेशर कितना डिक्रीज करा 20%। मान लो प्रेशर अभी पी था, बाद में हो गया पी डैश, कितना डिक्रीज करा पहले के मुकाबले में 20% डिक्रीज करा, जिसका मतलब पी माइनस 0.2 पी माइनस हो जाएगा, तो छिड़ा हुआ प्रेशर हो जाएगा 0.8 पी। कह रहे हैं द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ये कैसे निकालेंगे सर? तो सर P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के। इनिशियल प्रेशर P है, इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं V था, फाइनल प्रेशर तो सर आपने P डैश बोला है ना, तो फाइनल वॉल्यूम निकालना हमने V डैश कितना आएगा, आइए निकालते हैं। ये हो जाएगा PV, P डैश किसके बराबर है सर 0.8 P के, आगे आ गया V डैश, P से P काटा गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास 1/0.8 V इज इक्वल टू V डैश। डन हो गया बेटा। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 1/0.8, पॉइंट काटा ये हो गया 10/8। ठीक है सर, 2 5 से 10, 2 4 से 8, 5/4 मेरे बेटे बराबर होता है आपके पास 0. सॉरी माय बैड, 5/4 जो मेरे बेटे ये बराबर होता है हमारे पास 1.25 के, तो इसका मतलब V डैश कितना हो गया 1.25 V हो गया सर। अब इन्होंने पूछा परसेंटेज चेंज निकाल के दिखाएं, तो सर परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, डेल्टा V ओवर V मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा V कितना निकला सर, डेल्टा V तो V डैश माइनस V हो जाएगा। डन हो गया, अपॉन V मल्टीप्लाई बाय 100। सर V डैश माइनस V डैश की वैल्यू तो आपने 1.25 V दी है, माइनस V डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा सर। आए आगे देखते हैं क्या बनेगा, तो सर ये बन जाएगा हमारे पास 0.25 V अपॉन V मल्टीप्लाई बाय 100। V ने V को काटा, 0.25 इंटू 100 हो जाएगा 25%। तो कितने परसेंट चेंज आ गया सर वॉल्यूम में, हमारे पास 25% आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बेटे, आपके पास जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वॉल्यूम में वो कितना आ रहा है 25% इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। तो सर इंक्रीज हो रहा है, तो करेक्ट आंसर लग जाएगा ऑप्शन सी, increases by 25%. Moving on, क्वेश्चन नंबर 24, कह रहे हैं द वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेसेस। सर ये तो अभी अभी आपने समझाया है, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब पिस्टन ही आपने ताले लगा दिए, अब जितनी भी हीट आप दोगे वो सारी की सारी हीट सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, तो सर वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो सकता, तो इसका मतलब वर्क डन कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। क्योंकि वर्क डन का मतलब क्या होता है, फोर्स लगाओ बॉडी मूव करे, पिस्टन मूव ही नहीं करता आइसोकोरिक में, तो वर्क डन कितना हो जाएगा मेरा बेटा 0 हो जाएगा। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी 0। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कह रहे हैं गैस अंडरगोज द साइकिल ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस W2x to Y to Z to W shown in the diagram. What is the net work done by the gas? इसका वर्क डन निकालें। मेरे बेटे ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको पीवी डायग्राम गिवन हो, जैसे यहाँ पे प्रेशर देखें, प्रेशर है और क्या है वॉल्यूम है, इसकी डायग्राम गिवन है, इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होता है ना आपके पास, वो आपके पास क्या देता है हम लोगों को, वर्क देता है। आइए सर एरिया निकाल लेते हैं। शेप तो सर मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल नजर आ रही है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है सर इसकी, आइए देखें, लेंथ हमारे पास बेटा 1 से जा रही है कहां तक 3 तक, तो 1 से 3 के दरमियान कितनी आ जाएगी 2 आ गई सर लेंथ। लेकिन आपके पास जो वॉल्यूम है वो 10 मीटर्स के अंदर है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 10 से। ब्रेड्थ कितनी है सर यहाँ पे, आइए देखें ब्रेड्थ कितनी है सर, एक्स से यहाँ से कहां तक जा रही है ब्रेड्थ हमारे पास y तक, कितनी हो गई 2 से 3, 2 से 3 का मतलब 1 हो जाएगी, और सर इसके साथ भी हमारे पास क्या लगा हुआ है 10। डन हो गया सर, ये तो आसान है, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा सर आंसर हमारे पास 200, और वर्क निकाला है तो यूनिट लग जाएगा जूल्स का, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 200 जूल्स। ए नो, बी नो, करेक्ट आंसर है सर सी 200 जूल्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 26, कैन कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन गोइंग थ्रू द प्रोसेस एज शोन इन द फिगर। सर इसमें तो फिर एरिया निकालना है, लेकिन फिगर जो है वो सर्कल है, अगर फिगर हमारी सर्कल है मेरे बेटे, तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला में लगाना पड़ेगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सर पाई तो होता है 3.14, आर कितना है आइए चेक करते हैं सर। रेडियस हमारे पास जो होता है वो होता है सेंटर से लेके आपके पास किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस। सर यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें डायमीटर तो पूरा गिवन है, डायमीटर हमारे पास कितना है 100 से लेके 300, इसका मतलब डायमीटर कितना हो जाएगा 200, और उसका यूनिट क्या हमारे पास किलो पास्कल्स। डन हो गया, तो आपके पास सर इसकी वैल्यू क्या हमारे पास 200 किलो पास्कल्स। अच्छा ये डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा सर, रेडियस आपके पास डायमीटर का हाफ होता है, तो 200 का हाफ हो जाएगा 100। ठीक हो गया सर, रेडियस पे स्क्वायर लगा दिया हम लोगों ने पाई आर स्क्वायर के लिए, तो ये हो गया 3.14, और 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं 100 को, उस पे स्क्वायर लगा देंगे
तो ये हो जाएगा सर 3.14 एक्सपोनेंट 4। तो सर इससे जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो किलो में आएगा। किलो को आपके पास अगर हमें हटाना है तो एक 1000 भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा मुझे सिंपली। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 3.14 इंटू 10⁻7। सर अगर मैं ऑप्शंस की तरफ जाता हूं तो पॉइंट आपके पास एक आगे जाएगा डिजिट, ये बन जाएगा 31.4 एक्सपोनेंट 6। है ऐसा कोई ऑप्शन? ए तो नहीं है, सी भी नहीं है, तो ऐसा सर ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी 31.4 एक्सपोनेंट 6 जूल्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 27, कह रहे वर्क डन बाय एयर व्हेन इट एक्सपेंड्स फ्रॉम 50 लीटर्स टू 150 लीटर्स। तो सर चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया? 150 में से 50 माइनस कर दें, ये आ गया 100 लीटर। और लीटर से हमें सर ऐसा यूनिट मीटर क्यूब में अगर जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास 10⁻⁻1 मीटर क्यूब। डन हो गया बेटा। आगे क्या कह रहे हैं आपसे? एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर्स, प्रेशर हमें कितना दिया हुआ है? 2 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को सर अगर मैं पास्कल्स में लेके जाना चाहूं तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.01 एक्सपोनेंट 5 से, जिसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 1 एक्सपोनेंट 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा सर हमारे पास 2 एक्सपोनेंट 5। तो सर आपसे पूछा क्या है? वर्क डन पूछ रहे हैं। सर आप पढ़वा चुके हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। प्रेशर कितना है सर हमारे पास यहाँ पे? 2 एक्सपोनेंट 5। डेल्टा वी कितना है सर हमारे पास? 10⁻⁻1। 5 और -1 हो जाएंगे 2 एक्सपोनेंट 4 और यूनिट लग जाएगा जूल्स। है कोई ऑप्शन? सर ए में ही लिखा हुआ है ये करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास 2 एक्सपोनेंट 4 जूल्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी थ्रू 3 डिफरेंट पाथ्स 1, 2 एंड 3। द वर्क डन इज मैक्सिमम इन। देखो मेरे बेटे वर्क डन आपके पास आप लोग अभी सीखते हुए आ रहे हो मेरे साथ बार बार कि वर्क डन कैसे निकालते हैं सर हम लोग? एरिया से निकालते हैं। तो इसमें से एरिया चेक कर लो। जो फर्स्ट पाथ है, फर्स्ट पाथ का जो एरिया होगा अगर हम देखें तो फर्स्ट पाथ का एरिया यहां से यहां तक बनेगा पूरा, ठीक है? ये फर्स्ट पाथ का एरिया सर आपके पास। तो फर्स्ट पाथ का एरिया मुझे नजर आ गया थोड़ा सा आपके पास कितना है। सेकंड पाथ पे आते हैं। सेकंड पाथ कौन सा है हमारे पास? सेकंड पाथ सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे सेकंड पाथ के एरिया को मैं आपके पास एक डिफरेंट कलर से शो कर देता हूं। ब्लैक से मैंने 1 के एरिया को शो कर दिया, ठीक है जी। मैं इसी तरीके से येलो से कर देता हूं 2 के एरिया को। अब 2 का जो एरिया ये है सर हमारे पास 2, तो इसके नीचे का जो एरिया होगा सिर्फ ये वाला हिस्सा होगा। अब देखें 1 तो 2 से बड़ा है, इतना तो मुझे नजर आ रहा है। 1 का एरिया जो है वो 2 से बड़ा है हमारे पास, जबकि 3 के जो अंडर का एरिया है, 3 के अंडर का एरिया अगर हम देखें सर उसको रेड से शो कर दूं अगर मैं, 3 के अंडर का एरिया तो सर सिर्फ इतना सा है। तो सर मुझे साफ नजर आता है कि 1 के अंडर जो एरिया आ रहा है वो सबसे बड़ा आ रहा है। तो सबसे ज्यादा वर्क डन भी किसमें होगा? जिसमें एरिया सबसे बड़ा होगा, और वो आ रहा है प्रोसेस 1 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोसेस 1। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल वर्क परफॉर्म्ड ऑन द गैस एज इट्स ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम स्टेट ए टू सी अलोंग द पाथ। आंसर निकालते हैं भाई हमारे पास क्या हो जाएगा। देखिए मेरे बेटे इसमें अगर हम लोग गौर से देखें तो आपके पास इस पॉइंट से ए से बी तक जाते हुए वॉल्यूम चेंज हुआ है, प्रेशर चेंज नहीं हुआ। तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा सर? आइसोबैरिक प्रोसेस। आइंदा के लिए याद रखना मेरे बेटे कि अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है पीवी डायग्राम के अंदर तो वो आइसोबैरिक प्रोसेस होती है, और बी से सी तक जब हम जा रहे हैं सर तो यहां से यहां तक जाते हुए प्रेशर चेंज हो रहा है। देखिए प्रेशर कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम 25 ही है। तो वॉल्यूम जिसमें चेंज नहीं होता उसे हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइंदा के लिए हम याद रखेंगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस पीवी डायग्राम में एक आपके पास वर्टिकल लाइन होती है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में तो हम लोगों ने सर ये भी पढ़ा हुआ है वर्क डन ही नहीं होता। वर्क डन कितना होता है सर हमारे पास? 0। तो अगर वर्क डन 0 होता है भैया तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी सर? यहां पे हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी सिर्फ आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर। आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। प्रेशर कितना दिया हुआ है सर आइसोबैरिक का हम लोगों को? 3, और एक्सपोनेंट में कितना लगा हुआ है? 5। तो ये हो जाएगा सर 3 एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स। चेंज इन वॉल्यूम कितना है सर? 10 से लेके 25 तक गए हैं, तो सर ये कितना हो जाएगा? 15। और वॉल्यूम के साथ स्केल किया 10⁻³ का, तो मैंने लगा दिया आपके पास, सॉरी -3 का है तो 10⁻³ लगा दी। 15 3 सर होते हैं 45, 5 और -3 बच जाएंगे सर 2, 2 का मतलब होता है 100, 45 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएंगे 4500, और वर्क निकाला है तो यूनिट हो जाएगा सर जूल्स। सिर्फ ए नहीं है, सी भी नहीं है, करेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी 4500 जूल्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 30, कह रहे हैं आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम एबीसी, टेकन अराउंड एबीसी है, ठीक हो गया, एज शोन इन द पीवी डायग्राम। कह रहे हैं द वर्क डन ड्यूरिंग अ साइकिल इज, कितना वर्क होगा सर? अब तो ये हम ये रट चुका है, वर्क निकलेगा एरिया से, और यहाँ पे एरिया किसका लगेगा? ट्राइंगल का। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आए सर बेस चेक करते हैं कहां से कहां तक जा रही है, तो ये हो जाएगा हाफ
इनटू बेस। सर अगर हम बेस देखते हैं यहाँ पे, तो बेस में आपके पास वैल्यू v से इंक्रीज होके कहां तक गई है सर, 3v तक गई है। तो v से 3v का मतलब बेस कितनी हो गई सर हमारे पास 2v। तो मैं बेस की जगह यहाँ पे लिख दूंगा 2v। हाइट कितनी गई है सर, हाइट भी चेक कर लेते हैं। हाइट में जब हम लोग जाते हैं सर, तो हाइट हमारे पास p से इंक्रीज होके कहां तक जा रही है 3p तक। तो इंक्रीज इन हाइट भी कितना आ गया 2p का आ गया। तो सर हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो आपके पास सर हाइट कितनी आ जाएगी 2p। आए देखें सर 2 से 2 काटा गया, तो ये क्या बच गया 2pv बच गया। तो सर वर्क डन कितना आ गया हमारे पास, ऑप्शन ए ही बन गया 2pv। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में हमसे कह रहे हैं सर द इक्वेशन W इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1। प्रेशर ऐसे इट इज है, V2 माइनस V1 मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। लेकिन प्रेशर की अगर आप देखें तो एक ही वैल्यू गिवन है, जिसका मतलब प्रेशर क्या है, चेंज नहीं हो रहा हमारे पास। प्रेशर क्या है सर, कांस्टेंट है। और प्रेशर कांस्टेंट कौन से प्रोसेस में होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में होता है सर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्री एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, या फिर ऑप्शन डी एन एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा सर हमारे पास ऑप्शन डी एन एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रेशर चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे हमारे पास। मूविंग ऑन। 32 कह रहे हैं फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या फाइंड करना है, डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है। व्हेन अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट, कितनी हीट एब्जॉर्ब करी 2 किलो कैलोरी। सर कैलोरी से जूल में जाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करना पड़ता है 4.2 से, और किलो को हटाने के लिए मैं लगाना पड़ेगा 1000। तो सर ये बन जाएगा हमारे पास 8400 जूल्स। सही है। क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं एंड एट द सेम टाइम डज 500 जूल ऑफ वर्क। वर्क कितना किया उसने, 500 जूल्स किया। तो सर डेल्टा यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू के। डेल्टा क्यू कितना है सर 8400, वर्क डन कितना है सर 500, माइनस कर दें आंसर आ जाएगा 7900 जूल्स। है कोई ऑप्शन सर, ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 7900 जूल्स। मूविंग ऑन। 33 कह रहे इन द फॉलोइंग डायग्राम द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी। इस पूरी डायग्राम में आपने बताना है नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है। तो मेरे बेटे देखो इसमें दो साइकिल्स हैं, एक जा रही है हमारे पास, अरे सर हाईलाइट तो हटाएं, ठीक है बेटे बेटे, एक जा रही है हमारे पास अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज, ठीक है, जबकि दूसरी जो है वो कहां जा रही है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। जरा इस बात को समझना, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है इसका मतलब एक्स एक्सिस में हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, एक्स एक्सिस में पीछे की तरफ जा रहे हैं ना मेरे बेटे एंटी क्लॉकवाइज में। एक्स एक्सिस में पीछे की तरफ जाने का मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, और वॉल्यूम कम कब होता है, जब मेरे बेटे हम सिस्टम के ऊपर वर्क खुद करते हैं, जब हम सिस्टम को कंप्रेस करते हैं, और वर्क ऑन द सिस्टम होता है। और ये बात याद रखिएगा कि वर्क ऑन द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज में सर वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है हमारे पास तो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव वर्क आता है। अब यहां देखो पॉजिटिव वर्क छोटा है, नेगेटिव वर्क बड़ा है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा सर, जो साइन बड़ा होता है उसका साइन लगता है, माइनस का साइन बड़ा है, तो सर यहां पे आंसर क्या लग जाएगा हमारे पास कि ओवरऑल वर्क क्या आने वाला है हमारे पास, नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा मेरे बेटे यहां से 33 का ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव, नहीं सर ऑप्शन बी आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव। मूविंग ऑन। 34 में कह रहा है सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। देखो मेरे बेटे किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज उस पर कितना प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, दूसरी चीज उसका वॉल्यूम कितना है, और तीसरी चीज उसका टेम्परेचर कितना है, जिसको कंबाइंड फॉर्म में पीवीटी प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है सिस्टम की। तो इसका मतलब प्रेशर भी देखा जाता है, टेम्परेचर भी देखा जाता है, वॉल्यूम भी देखा जाता है। तो सर क्या देखा जाता है, ऑप्शन डी देखा जाता है भैया, ऑल ऑफ दीज। Moving on, question number 35 कह रहे हैं the concept of temperature is related to, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट किसके साथ रिलेट करता है, ए जीरोथ लॉ। चेक करते हैं सर ये जीरोथ लॉ क्या चीज है आपके पास। देखिए मेरे बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या समझाता है, ये हमें समझाता है कि आपके पास जो बॉडीज दो थर्मल कांटेक्ट में होंगी, ये हमें क्या समझाता है कि अगर दो बॉडीज मेरे बेटे थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं,
तो अगर तीसरी बॉडी भी अगर उनके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इन तीनों का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जीरोथ लॉ से हम लोगों को एक्चुअली टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है वो पता लगती है कि टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या बन सकती है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो जो क्वांटिटी उन दोनों के दरमियान बराबर होगी उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट हमें कहां से मिलता है सर, इस तरह से ऑप्शन ए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलता है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए करेक्ट है। ए, द इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेसेस, नहीं सर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता या टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती हमारे पास, तो ए गलत हो जाता है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा आपके पास। ऑप्शन बी, द चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो, एंट्रोपी का चेंज बेटा जीरो हो सकता है अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा या रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये भी हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। सी, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शंस, यस सर, ये आप शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती है जो कि एट दैट पॉइंट ऑफ द सिस्टम डिपेंड करती है कि सिस्टम उस पॉइंट पे कहां पे खड़ा है, और सेम फॉर एंट्रोपी एज वेल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आपके पास इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शंस। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहे हैं थर्मोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के दरमियान आपके पास थर्मोडायनेमिक की स्टडी होती है सर। थर्मोडायनेमिक में हम लोगों ने सीखा था कि हम हीट एनर्जी को दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट करना सीखते हैं, ठीक है, या दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को आपके पास हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना सीखते हैं, दोनों का वाइस वर्सा भी चल सकता है, ठीक है। तो ए कह रहा है हीट एंड सराउंडिंग, नहीं सर। बी, सी कह रहा है हीट एंड लिक्विड, ये भी नहीं है सर। बी कह रहा है हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे हैं इन फिगर ए बी एंड सी डी रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, वन ऑफ द कर्व्स represent an isothermal expansion and the other represent an adiabatic expansion, which curve represents an adiabatic expansion। मेरे बेटे एक बात याद रखना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर चूंकि हमारे पास टेम्परेचर सेम रहता है तो हम ये कहते हैं कि जितनी हीट हम देते हैं वो सारी की सारी हमारे पास क्या करती है, वर्क परफॉर्म करती है, वो सारी की सारी क्या करती है, वर्क परफॉर्म करती है हमारे पास। जबकि एडियाबैटिक में हम कोई हीट ही नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से जितनी हमारे पास इंटरनल एनर्जी का चेंज आता है वो आपके पास वर्क परफॉर्म करता है और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है सिस्टम की। तो ऐसे केस में हमारे पास हमेशा याद रखिएगा मेरे बेटे कि आपको जो ज्यादा वर्क है वो आइसोथर्मल में मिलता है और आइसोथर्मल के मुकाबले में एडियाबैटिक के अंदर कम वर्क मिल रहा होता है, जिसकी वजह से एडियाबैटिक का जो एरिया बनेगा वो कम हो जाएगा और आइसोथर्मल का जो एरिया बनेगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो आपके पास मेरे बेटे हम कैसे पहचानेंगे इस एरिया से, तो आसान जबान में जो कम स्टीप है, जिसका स्टीपनेस कम है यानी कि लेस स्टीप है, वो आइसोथर्मल हो जाता है मेरे बेटे, और आपके पास जो ज्यादा स्टीप है जो कि स्टीपर ग्राफ है वो हो जाता है एडियाबैटिक, क्योंकि उसमें एरिया उसके नीचे कम बनेगा। तो अब देखें इन दोनों में से ज्यादा स्टीप कौन है सर, ए से बी वाला कम स्टीप है जबकि सी से डी वाला ज्यादा स्टीप है आपके पास, तो ज्यादा स्टीप जो होगा वो एडियाबैटिक हो जाएगा। पूछ रहे हैं एडियाबैटिक कौन सा है, सी से डी वाला है सर, ए भी नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कर्व सी डी। मूविंग ऑन, 39 कह रहे हैं हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज यूज्ड टू, जितनी भी हीट आप कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि सर आइसोकोरिक प्रोसेस, जितनी भी हीट हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हैं सर वो सिर्फ क्या करती है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है। क्यों, क्योंकि वर्क तो वो कर ही नहीं सकती, क्योंकि मूव ही नहीं करता पिस्टन हमारे पास, तो वो सिर्फ क्या करती है सर, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है आपके पास। तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है हमारे पास हमारी दी जाने वाली हीट। ए, एक्सटर्नल वर्क सर ये तो हो ही नहीं रहा। बी, टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, यस ये होता है आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर आपके पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहे हैं व्हेन हीट इज गिवन टू अ गैस इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस, देन आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है सर, आइसोबैरिक प्रोसेस में तो पिस्टन मूव करता है, तो इसमें जब हम हीट देते हैं सर तो पहले तो गैस के जो अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है, जिसकी वजह से वो पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा के उसको ऊपर भी ले जाते हैं, यानी कि पिस्टन पे वर्क भी होता है। इसका मतलब हमारी दी जाने वाली हीट इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ाती है और वर्क भी करती है। ए कह रहा है वर्क इज डन बाय द गैस, हाँ वर्क होता है। बी कह रहा है इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, ये भी होता है। सी कह रहा है बोथ ए एंड बी, हाँ दोनों काम होते हैं सर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। मूविंग ऑन 41 में हमसे कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डिक्रीज्ड बाय 10%। अगर वॉल्यूम 10% डिक्रीज हो रहा है, पहले वॉल्यूम लेट से वी था, अब हो गया पहले में से 10% वी कम कर दें तो कितना हो जाएगा सर, v माइनस 0.1 वी, सर ये तो हो जाएगा 0.9 वी। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम आ गया 0.9 वी। आइसोथर्मल प्रोसेस है सर, पीछे आप रट्टा लगवा चुके हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक्चुअली बॉयल्स लॉ होता है, जो कि किसको फॉलो करेगा, P1V1 बराबर होगा P2V2 के। इनिशियल प्रेशर मान लेते हैं P था, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास हम मान लेते हैं भाई आपके पास V था, फाइनल प्रेशर ये तो निकालना है सर। फाइनल वॉल्यूम कितना है V डैश, जो कि कितना हो चुका है 0.9 वी। V ने V को काटा तो P2 बराबर हो जाएगा सर 1/0.9, P के आपके पास 1/0.9 काट देते हैं 10/9, 10/9 सर हो जाएगा 1.111 के बराबर। ठीक है सर, अब परसेंटेज चेंज निकालना है ना हम लोगों ने, तो परसेंटेज चेंज का मतलब आपने कैसे निकालेंगे सर, इसको हम लोग निकाल देंगे सर P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 मल्टीप्लाई बाय 100 के। P2 खुद किसके बराबर है 1.1111, P1 माइनस P1 लगा देते हैं सर, इधर इनिशियल प्रेशर को अगर P कह देते हैं हम लोग, तो माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 मल्टीप्लाई बाय 100 के। ठीक है सर, तो ये बच जाएगा हमारे पास 0.1111 P1 अपॉन P1 मल्टीप्लाई बाय 100 के। P1 ने P1 को काटा तो सर यहाँ पे पॉइंट्स 2 डिजिट आगे जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो ये हो जाएगा 11.11% चेंज आ रहा है। कितने परसेंट चेंज आ रहा है हमारे पास, 11.11% चेंज आ रहा है। इंक्रीज हो रहा है प्रेशर आपके पास 11.11, डिक्रीज तो नहीं हो रहा, डिक्रीज तो नहीं हो रहा, तो सर क्या हो रहा है हमारे पास, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट बन जाएगा, इंक्रीज बाय 11.11%। मूविंग ऑन 42, कह रहे हैं इन विच प्रोसेस वर्क डन इज मैक्सिमम फॉर सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन। आइसोथर्मल, आए सर इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं अपने पास। आइसोथर्मल का जो ग्राफ है सर पीवी डायग्राम में आपने बता दिया है, एक लेस स्टीप कर्व बनता है, एडियाबेटिक का ज्यादा स्टीप कर्व बनता है। ठीक है, तो ये आइसोथर्मल हो गया, ठीक है, ये एडियाबेटिक हो गया। सही है सर, दोनों को हम लोग सेम वॉल्यूम चेंज के ऊपर निकालते हैं, यानी कि यहां से लेके यहां तक का वॉल्यूम चेंज होगा, ये V1 कह देते हैं, ये V2 कह देते हैं। इनिशियल प्रेशर P रखते हैं दोनों के लिए आपके पास। आगे कह रहे हैं आइसोबैरिक, सर आइसोबैरिक के लिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ठीक हो गया, और आइसोकोरिक के लिए सर वर्टिकल लाइन बन जाएगी हमारे पास। तो अब सर अगर हम खुद देखें, आइसोकोरिक में तो वर्क डन होता ही नहीं है, इसको तो जीरो वैसे ही काट देते हैं क्योंकि इसमें वर्क डन कितना होता है, जीरो। ये तो हमारे सवाल से हट गया। अब आप खुद देखें आइसोबैरिक के अंदर जो एरिया आ रहा है सर, आइसोबैरिक के अंदर जो एरिया आ रहा है हमारे पास वो इतना ज्यादा आ रहा है, जबकि आइसोथर्मल का जो एरिया है सर, आइसोथर्मल का सिर्फ इतना सा है, उससे कम है, तो आइसोबैरिक में ज्यादा एरिया कवर हो गया। और पीछे सर हम देख के आए कि एडियाबैटिक में तो आइसोथर्मल से वैसे ही कम एरिया होता है, तो सबसे ज्यादा एरिया किसमें कवर हो रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस में। अगर आइसोबैरिक में सबसे ज्यादा हो रहा है सर, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा वर्क डन भी किसमें होगा, ऑप्शन सी आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारे पास। लेकिन शर्त क्या है सबके अंदर उसमें कि सर आपके पास सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन होनी चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम का चेंज अगर आप देखें यहाँ पे मैंने सेम लिया तो सारे प्रोसेसेस के लिए आपके पास। ठीक है भाई, मूविंग ऑन 43 में कह रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम given below the isocoric process, isothermal process and isobaric parts respectively are। इनमें से कौन सा कोरिक है, कौन सा थर्मल है, कौन सा बैरिक है। तो सर ये तो आप रट्टा लगवा चुके हैं वैसे तो, कि सर हमारे पास, हम लोगों ने ये चीज अभी थोड़ी देर पहले भी सीखी थी कि अगर सर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है पीवी डायग्राम के अंदर, पीवी डायग्राम के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब प्रेशर तो चेंज ही नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ है। तो प्रेशर चेंज नहीं हुआ तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोबैरिक। अच्छा सर, जो लेस स्टीपर ग्राफ होता है हमारे पास, ये कौन सा होता है, आइसोथर्मल। इनके मुकाबले में जो ज्यादा स्टीप वाला ग्राफ होगा ये कौन सा हो जाएगा सर, एडियाबैटिक। ठीक है, और वर्टिकल लाइन तो सर हमारे पास आइसोकोरिक होती है। अब इन्होंने पूछा था आपने कौन सा बताना है, पहले आइसोकोरिक, आइसोकोरिक है सी से डी तक या डी से सी तक, कुछ भी बोल लीजिए। तो सी डी और डी सी पहले पार्ट में सर ए में नहीं आ रहा, डी में नहीं आ रहा, सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। फिर पूछा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल सर बी सी है, बी टू सी या सी टू बी, तो सर ये तो ऑप्शन बी में आ रहा है, सी तो डी ए बोल रहा है, डी ए तो गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, डी सी सी बी बी ए, क्योंकि डी सी जो है सर आपके पास वो शो कर रहा है हमारे पास आइसोकोरिक को, सी भी शो कर रहा है आइसोथर्मल को, और तीसरा भी देख लेते हैं बी ए। जी हाँ सर, आपने लिखवा दिया है, बी ए किसको शो कर रहा है, आइसोबैरिक को हमारे पास। ठीक है भाई, मूविंग ऑन 44 में आपसे कह रहे हैं अ गैस डज 10 जूल एक्सटर्नल वर्क, गैस ने कितना वर्क किया सर, 10 जूल का कर दिया। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस व्हाइल एक्सपेंडिंग, देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज,
बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो ये कहता है कि डेल्टा यू बराबर होता है माइनस डेल्टा डब्ल्यू के। तो डेल्टा यू कितना होता है सर? डिक्रीज होता है ना, जिसकी वजह से गैस की अपनी एनर्जी काम करती है वर्क करने में। तो आपके पास सर यहां पे क्या आंसर आ जाएगा? -10। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -10। माइनस क्या बता रहा है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो -10 ए में है? नहीं सर, बी में लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -10 जूल्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में कहना है फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज द चेंजेस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई जी एंड एक्स एज शोन बिलो। अब आप बताइए कौन कौन से ग्राफ्स हैं। आइए सर बताते हैं। सबसे पहले पूछ रहे हैं एक्स से वाई तक का। एक्स से वाई तक का कौन सा ग्राफ है सर? एक्स का है? अरे ये लो ये एक्स होगा भाई, इस पॉइंट को लिखा नहीं है लेकिन ये एक्स है। सर एक्स से वाई तक का अगर हम ग्राफ देखें तो सर कितना स्टीप ग्राफ है, और जितना स्टीप होता है वो होता है एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक में अगर हम देखें सर, वॉल्यूम पीछे की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन हो जाएगी इसका मतलब। तो पहला प्रोसेस तो एडियाबैटिक कंप्रेशन है। ए कट गया, सी कट गया, बी हो सकता है, डी हो सकता है। दूसरा प्रोसेस वाई टू जेड देखते हैं। सर वाई टू जेड का स्लोप ज्यादा है, तो ये लेस स्टीप है, सॉरी स्लोप कम है, लेस स्टीप है। लेस स्टीप का मतलब ये कौन सा हो जाएगा? आइसोथर्मल। और सर नीचे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ, यानी कि वॉल्यूम बढ़ने की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल का एक्सपेंशन। तो सर बी में भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, डी में भी है। तो इसका मतलब आखिरी पार्ट हमें बताएगा कौन सा सही है। जेड से लेके एक्स तक, जेड से एक्स तक जब हम जा रहे हैं तो वॉल्यूम सर पीछे की तरफ जा रहा है, जिसका मतलब कंप्रेशन हो रही है। कौन सी कंप्रेशन हो रही है? क्या प्रेशर में चेंज आ रहा है? नहीं सर, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसका मतलब आपके पास आइसोबैरिक कंप्रेशन हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्रेशन हो रही है। कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। तो बी कह रहा है प्रेशर रिडक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जबकि डी कह रहा है कंप्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या हो रहा है भैया? कंप्रेशन हो रही है कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आइसोबैरिक के ऊपर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर हमारे पास? फिर ऑप्शन डी, एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है भाई, तो 45 का आंसर हमारे पास क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में कह रहे हैं ड्यूरिंग द एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अ गैस। 2 मोल्स आ गए, ठीक है सर। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 2 मोल्स आ गए। कह रहे हैं द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज फाउंड टू डिक्रीज बाय 2 जूल। कितनी डिक्रीज हुई है? 2 जूल डिक्रीज हुई है, तभी मैंने माइनस का साइन लगा दिया। माइनस का साइन किस चीज को शो कर रहा है? डिक्रीज को शो कर रहा है सर आपके पास। आगे क्या कह रहे हैं सर हमारे पास? आगे कह रहे हैं द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑन द गैस विल बी। सर हमें मालूम है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, तो पीछे भी हमने पढ़ा है, याद भी कर चुके हैं, डेल्टा यू बराबर होता है माइनस ऑफ डब्ल्यू के। यहां कह रहा है 2 के बराबर है, तो वर्क डन कितना निकल के आ गया सर? 2 जूल्स आ गया ना। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 2 जूल्स। ऑप्शन ए ही कह रहा है 2 जूल्स। तो करेक्ट आंसर 46 का क्या हो जाएगा सर हमारे पास? ऑप्शन ए, 2 जूल्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे स्टार्टिंग विद द सेम इनिशियल कंडीशंस एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 इन 3 डिफरेंट वेज। ठीक है, द वर्क डन बाय द गैस इज W1 इफ द प्रोसेस इज प्योरली आइसोथर्मल। ठीक है, अब देखो मेरे बेटे, इस तरह का एक सवाल वैसे हम पीछे देख के आ चुके हैं। कह रहे हैं आपके पास सेम चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है, सेम चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है, यानी कि हम लोग V1 से लेके कहां तक जा रहे हैं? V2 तक जा रहे हैं। पहला जो वर्क डन है वो कौन सा? आइसोथर्मल है, तभी मैंने कम स्टीपनेस वाला ग्राफ बना दिया। दूसरे में क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं इफ द प्रोसेस, अच्छा W2 इज प्योरली आइसोबैरिक। W2 कौन है? आइसोबैरिक है। यहां से यहां तक आइसोबैरिक का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में गया हमारे पास, ये आ गया आइसोबैरिक। और W3 इज प्योरली एडियाबैटिक। सर एडियाबैटिक का तो ज्यादा स्टीप कर्व बना दें, ये आ गया हमारे पास तीसरा वाला एडियाबैटिक। ठीक है जी, ये था आइसोबैरिक, और W3 ये कौन हो गया? एडियाबैटिक। सर अब तक तो हमें पढ़ के भी और देख के भी समझ में आ रहा है कि एरिया सबसे ज्यादा किसका? आइसोबैरिक का है सर, उसके कम किसका? आइसोथर्मल का है, और सबसे कम किसका? एडियाबैटिक का है। तो सबसे ज्यादा एरिया आइसोबैरिक का है, तो सबसे ज्यादा वर्क भी आइसोबैरिक में होगा, उसके बाद आइसोथर्मल में होगा W1, और सबसे कम किस में होगा? एडियाबैटिक में। आओ मैच करें सर, 2 1 3 आना चाहिए सीक्वेंस में। सर ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है, आगे पीछे घूमने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, W2 is greater than W1 and it is greater than W3. Now let's move on to some past paper questions of MDCAT. कह रहे 48 में what is the factor upon which change in internal energy of an ideal gas depends? सर ये तो अब आप रट्टा लगवा चुके हैं। internal energy is a function of temperature. जब temperature change होगा तो internal energy भी change होगी। सर volume नहीं, volume और temperature नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेंज इन टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास 48 का ऑप्शन बी, या फिर सॉरी ऑप्शन बी
चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन आ जाता है मेरे बेटे 49 में कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस। कितनी हीट चाहिए हम लोगों को? 1 किलो सब्सटेंस का हीट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो भी कितना? 1 केल्विन। सर इसको तो आपने याद करवाया था कि आपके पास C जो है वो Q के बराबर कब हो जाएगा? जब 1 किलो रख देंगे मास की जगह और केल्विन चेंज इन टेम्परेचर की जगह 1 केल्विन रख देंगे। तो ये जो C है, ये C हमारे पास क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाता है हमारे पास? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ए हीट कैपेसिटी नहीं सर, बी 1 जूल। सर जूल तो वर्क का यूनिट है, सिंपल। सी स्पेसिफिक हीट, करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, स्पेसिफिक हीट हमारे पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहे हैं इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब सर आइसोबैरिक प्रोसेस आ गया, ठीक है। कह रहे हैं देन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटन एज। सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन होती है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा Q का फॉर्मूला होता है N आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए तो NCP डेल्टा T। डेल्टा U सर आइसोकोरिक प्रोसेस में जितनी भी हीट हम देते हैं वो इंटरनल एनर्जी चेंज करती है, तो इसकी जगह हम NCV डेल्टा T भी लिख सकते हैं। और आगे क्या आ जाएगा हमारे पास? वर्क डन। वर्क डन को ओपन करके लिख दें तो सर ये भी आप पढ़ा चुके हैं, P डेल्टा V आता है। अब नंबर ऑफ मोल्स इन्होंने खुद बोला कितने हैं? 1 मोल, तो N की जगह 1 पुट कर दो और जगह पे ये बच जाएगा CP डेल्टा T इज इक्वल टू N तो कट गया ना सर, N क्यों लिख रहे हैं? 1 आ गया ना, तो ये हो जाएगा CV डेल्टा T प्लस P डेल्टा V। है कोई ऐसी इक्वेशन लिखी हुई? सर देख लीजिए, CP डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस P डेल्टा V। सर ये तो हमारे पास पहले ही ऑप्शन में लिखी हुई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CP डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस P डेल्टा V। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे हैं if Cp is equal to 5/2R then Cp will be। मेरे बेटे एक डेरिवेशन आप लोगों ने जिसका फॉर्मूला याद रखना है वो होती है Cp माइनस Cv is equal to R, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरी होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है जनरल गैस कांस्टेंट के, ठीक है। तो मेरे बेटे अब अगर ये जनरल गैस कांस्टेंट के बराबर है, Cp की वैल्यू चाहिए ना आपके पास, तो बराबर हो जाएगी R प्लस CV के। R CV कितना दिया हुआ है सर सवाल में? 5/2R दिया हुआ है। सर एलसीएम हो जाएगा 2, ये बन जाएगा 2R प्लस 5R, तो सर ये तो बन जाएगा 7R/2। 7R/2 किस में आ रहा है? ए में नहीं सर, सी में नहीं, बी में भी नहीं आ रहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7/2R हमारे पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 10 मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 10 मोल्स आ गए। हीट निकाल के दिखाएं, क्योंकि पूछा ना सवाल में अमाउंट ऑफ हीट। आगे क्या कह रहे हैं? फ्रॉम 70 केल्विन टू 80 केल्विन, तो टेम्परेचर चेंज कितना आ गया? 80 में से 70 को माइनस कर देते हैं सर, ये आ गया 10 केल्विन। आगे कह रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। सर CP नहीं सर C। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 75.24 जूल्स है। तो सर Q का फॉर्मूला बन जाएगा NC डेल्टा T। N है 10, C हमारे पास सर 75.24 और डेल्टा T भी कितना है? 10, तो सर 2 पॉइंट्स आगे बढ़ जाएंगे, ये बन जाएगा 7524 जूल्स। है ऑप्शन 0.7524 नहीं, 95.24 नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7524 जूल्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहे हैं द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज काइनेटिक एंड पोटेंशियल ऑफ अ सब्सटेंस इज टर्म्ड एज। सर ये तो आप पीछे पढ़ा के आए हैं कि किसी भी गैस की जो टोटल मॉलिक्यूलर एनर्जीज होती हैं, जितनी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जीज मौजूद हैं हमारे पास, उन तमाम मॉलिक्यूलर एनर्जीज का जो सम होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं अपनी जबान में? इंटरनल एनर्जी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर आपके पास? ऑप्शन ए, इंटरनल एनर्जी हमारे पास। मूविंग ऑन, 54 कह रहे हैं in which process the entire of heat supplied to the gas is converted into the internal energy। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितनी हीट हम देते हैं वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है? इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होने का मतलब वर्क नहीं होता, वर्क जीरो होता है। सर याद आ रहा है, वर्क जीरो आपने पढ़ाया था, जिसमें P डेल्टा V जीरो होगा। P डेल्टा V जीरो होने का मतलब डेल्टा V जीरो होगा। डेल्टा V का मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, जिसका मतलब सर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। और वॉल्यूम कांस्टेंट कौन से प्रोसेस में रहता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर हमारे पास? ऑप्शन ए, आइसोकोरिक प्रोसेस। मूविंग ऑन, 55 में कह रहे हैं द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस।
सर आइसोथर्मल में तो हम याद करके आ चुके हैं, नो चेंज इन टेम्परेचर। आइसोथर्मल का मतलब जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी तो आपस में लिंक्ड है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, ना डिक्रीज होगी, ना इंक्रीज होगी, ना अंडा बनेगी, बल्कि सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, रिमेन्स कांस्टेंट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहे हैं इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू अ सिस्टम। 400 जूल हम लोगों ने हीट एनर्जी दी है सिस्टम को, तो डेल्टा क्यू कितनी आ गई सर? 400 जूल्स आ गई। एंड एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ वर्क इज डन। वर्क कितना हो गया सर? 150 जूल्स हो गया। कह रहे हैं इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी तो बता दो। तो सर ये तो बराबर होती है डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू के, 400 माइनस 100 के। आंसर आ जाएगा 250 जूल्स। 150 आएगा? नहीं सर, 300 500 कुछ नहीं आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 250 जूल्स हमारे पास। मूविंग ऑन, 57 कह रहे हैं द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बर्स्ट टायर इज एन एग्जांपल ऑफ। भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टायर फटा, उसके अंदर से जो फौरन से हवा निकलती है पूरी स्पेस जो एटमॉस्फेयर में जा रही होती है, वो कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब सर टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। जरा सोचें, आपके पास जितना रैपिडली वो एयर मूव कर रही है, क्या वो इतनी जल्दी एयर का टेम्परेचर चेंज कर पाएगी? हमारे पास टेम्परेचर चेंज होने से रोक सकेगी? हीट इतनी जल्दी उसमें ट्रांसफर हो पाएगी? नहीं सर, कैसे हो सकती है? एयर तो एक इंसुलेटर है, उसमें तो हीट ट्रांसफर ही नहीं हो सकती इतनी जल्दी, तो आइसोथर्मल तो नहीं हो सकता। डी, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है मेरे बेटे? जिसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती। और बिल्कुल सही बात है, जितना रैपिडली यहां पे एयर निकलेगी उतना रैपिडली तो सर हीट एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि एयर इज एन इंसुलेटर। एयर में इतनी जल्दी आपके पास इतनी तेजी से हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया सर? फिर तो ऑप्शन बी, एडियाबैटिक आपके पास। मूविंग ऑन, 58 में कह रहे सीपी माइनस सीवी वैल्यू फाइंड इफ 3 मोल्स ऑफ गैस। अच्छा भाई देखो बेटा, सीपी माइनस सीवी आपने सर पीछे बताया था आर के, वो पता है किसके लिए बताया था? फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए बताया था मेरे बेटे। अगर 1 मोल हो गैस का, तो अगर एक से ज्यादा हो जाएंगे तो हम यहां लगा देते हैं एनआर। अब यहां पे कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स हैं, तो सीपी माइनस सीवी किसके बराबर हो जाएगा सर? 3 आर के। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए बन जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि हमारे पास कितना है? ऑप्शन ए 3 आर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी। क्या स्टडी करते हैं सर? हीट एनर्जी को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना सीखते हैं सर, या उल्टा भी कर सकते हैं अपने पास सिंपली। ए कह रहा है रिलेशन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल एनर्जीज, हो सकता है मैकेनिकल एनर्जी इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बी कह रहा है रिलेशन बिटवीन हीट एंड आयनाइजेशन। सर आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होती यहाँ पे कोई भी, आयनाइजेशन एनर्जी का कोई ताल्लुक नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी होती नहीं है, वो केमिस्ट्री का एक ताल्लुक है आपके पास, वो नॉर्मली हमारे पास मेजर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में आती भी नहीं है। सी, रिलेशंस बिटवीन केमिकल एंड मैकेनिकल एनर्जीज, नहीं केमिकल कहां से आ गई, हीट का आना लाजमी है। डी, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल, हीट का आना लाजमी है। तो करेक्ट आंसर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या बच जाएगा? रिलेशन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल एनर्जीज। ठीक है मेरा बेटा। मूविंग ऑन, 60 में कह रहे हैं व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली जब हम कंप्रेस करेंगे मेरे बेटे, आइसोथर्मली कंप्रेस करने का मतलब आपके पास इनिशियली मान लेते हैं जो प्रेशर था पिस्टन पे वो P1 था, वॉल्यूम था V1, आपने प्रेशर बढ़ाया, कंप्रेस कर दिया, प्रेशर बढ़ के हो गया P2, वॉल्यूम क्या हो गया V2। और आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। देखा देखा है, सुना सुना लग रहा है? अरे सर अब आप बता चुके हैं 1000 बार, ये तो बॉयल्स लॉ है ना। और बॉयल्स लॉ हमसे क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब हमारे पास क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं आइसोथर्मली बॉयल्स लॉ हो गया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ए कह रहे हैं नॉट कांस्टेंट, नहीं भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्टेंट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज चेंज्ड फ्रॉम 150 सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। ड्यूरिंग एन आइसोबैरिक प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बिकम। अच्छा सर पहले तो एक काम करते हैं, टेम्परेचर्स को जरा अपने हिसाब से कन्वर्ट तो कर लें। ये हो जाएगा 273 ऐड कर देंगे सर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 323 केल्विन। और सेकंड फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 300 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे सर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 573 केल्विन। डन हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बिकम, ये निकालना है। तो सर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 अपॉन T1 बराबर होता है V2 अपॉन T2 के। ठीक है, क्यों चार्ल्स लॉ क्यों लगाया सर आपने यहाँ पे? भैया सवाल बोल लेना कि आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर का लिंक निकालना है आपने। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस है यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये तो चार्ल्स लॉ बनता है ना। क्यों? चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर का लिंक देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट प्रेशर इज कांस्टेंट, तो हमारे पास चार्ल्स लॉ लग गया।
डन हो गया सर, चार्ज लगाया मैंने, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो सर ये तो हमारे पास क्या बन जाएगा इस तरह से, V1 अपॉन टी V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 बन जाएगा। डन हो गया। तो आइए देखें सर T1 अपॉन T2 कितना आ रहा है हमारे पास। T1 की वैल्यू सर हमारे पास है 323 और T2 की वैल्यू कितनी है सर 573। जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे सर, इसके डबल के बराबर तो नहीं है, लेकिन आपके पास तकरीबन तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि मान लो तकरीबन आपके पास 1.6 के टाइम्स के बराबर है हमारे पास। एक रफ फिगर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है भाई। अगर मैंने रफ फिगर ले ली तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 1.6। तो यहां से क्या पता चला सर मुझे कि 1.6 V1 बराबर है V2 के, यानी कि V2 V1 से बड़ा है। कितना बड़ा है, 1.6 गुना बड़ा है। ए कह रहा है हाफ है, नहीं सर हाफ नहीं है, तकरीबन 1.5 गुना बड़ा तो है। डबल भी नहीं है। सी कह रहा है सेम है, नहीं सर लेस देन डबल, हाँ डबल से थोड़ा सा कम है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डबल से थोड़ा सा कम है हमारे पास, ठीक है भाई। मूविंग ऑन 62 कह रहे इन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। सर ये तो बच्चों वाला हो गया अब हमारे लिए, ये तो हम रट्टे मार के आ चुके हैं पीछे 500 दफा। कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोकोरिक प्रोसेस। मूविंग ऑन 63 कह रहे द कंडीशंस फॉर एप्लीकेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ होल्ड गुड इन। आपके पास बॉयल्स लॉ की कंडीशन क्या है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। सर वैसे तो आपने पिछली दफा में पता नहीं कितने सवालों में याद करवा दिया हमें, और टेम्परेचर कांस्टेंट किसमें रहता है, आइसो थर्मल प्रोसेस में रहता है सर। है आइसोथर्मल, सर ए नहीं है, सी नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आइसोथर्मल प्रोसेस। मूविंग ऑन 64 में आपसे कह रहे थे इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में तो सर आपने हमें अब तक तो रटवा दिया है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो सर आपने ये भी रटवा दिया है कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर ही चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, तो इंटरनल एनर्जी भी उतनी ही रहेगी ना। अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, ना डिक्रीज हो रही है, ना अंडा बन रही है, ना इंक्रीज हो रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिमेन्स कांस्टेंट। मूविंग ऑन 65 कह रहे टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ टेम्परेचर TA is equal to 100 and TB is equal to 0, ठीक हो गया, आर ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। भाई इन दोनों को थर्मल कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो क्या होगा मेरे बेटे, एक बॉडी ए, एक बॉडी बी है, सही है। इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 0 डिग्री सेल्सियस है, तो सर इसमें से हीट निकलेगी, हॉट बॉडी है, कोल्ड उसको एब्जॉर्ब करेगा। कब तक चलता रहता है ये प्रोसेस, सर जब तक दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। और थर्मल इक्विलिब्रियम आपने ऊपर जीरोथ लॉ में भी बताया था, यानी कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो टेम्परेचर सेम होता है थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। तो अब ये पूछ क्या रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल एट थर्मल इक्विलिब्रियम। सर टेम्परेचर सेम होगा, ए का 0 होगा, बी का 100, नहीं भाई सेम हो जाएगा। बी ए का 60 होगा, बी का 50, नहीं सर सेम होगा। सी ए का 45, बी का भी 45, जी हाँ सर, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी, TA is equal to 45 degrees Celsius and TB is equal to 45 degrees Celsius. Moving on, question number 66. कह रहे in an isolated thermodynamic system, isolated thermodynamic system में क्या होगा? Option A, no heat transfers to the environment. Sir, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब पता है क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें ना ही मास और एनर्जी आ सकती है, ना ही इसमें से बाहर जा सकती है। ए कह रहा है सिर्फ हीट ट्रांसफर रुकेगा, नहीं सर मास भी रुकेगा। बी कह रहा है नाइदर हीट नॉर एनी मास आर ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट। वेरी गुड, ना हीट आ जा सके है, ना मास आ जा सके है एनवायरनमेंट में से आपके पास, ठीक है भाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मूविंग ऑन 67 कह रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम इन एनवायरनमेंट अकर्स ड्यू टू, थर्मल इक्विलिब्रियम क्यों होता है? हीट जनरेशन की। सर एनवायरनमेंट का हीट जनरेट करता है, हीट तो सन से जनरेट होती है, हमारे एनवायरनमेंट में तो फ्लो करती है। हीट डिसिपेशन, हमारे एनवायरनमेंट क्या हीट डिसिपेट करता है, हीट लॉस हो रही होती है उसमें से? नहीं सर ऐसा भी नहीं होता, किधर लॉस होती है? ऑप्शन सी हीट फ्लो। जी हाँ, हमारे एनवायरनमेंट में हर वक्त क्या हो रही होती है, हीट फ्लो कर रही होती है हर पॉइंट के दरमियान, जो कि तमाम पॉइंट्स को थर्मल इक्विलिब्रियम में ले आती है, फिर जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है सेम रहता है और थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी हीट फ्लो। मूविंग ऑन 68 कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस इज मेजर्ड इन। आइए सर देखते हैं, आपने बताया था सर कैपिटल सी का फॉर्मूला होता है Q अपॉन M डेल्टा टी। Q हीट का यूनिट होता है जूल, मास का होता है किलोग्राम, डेल्टा टी का होता है केल्विन। तो सर ये क्या बन जाएगा? सर ये तो हमारे पास बन जाएगा सिंपली इस तरह से,
जूल किलोग्राम नीचे था इनवर्स लिख देते हैं, केल्विन भी नीचे था इनवर्स लिख देते हैं, जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। ए नहीं सर किलोग्राम पे इनवर्स नहीं लिखा हुआ, बी नहीं सर किलोग्राम पे स्क्वायर डाल दिया है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर सर, जूल किलोग्राम इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज। सर ये तो हम रट चुके हैं, हमने या तो इसको बोला है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, या बोला है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। अब इन दोनों में से जो फॉर्म लिखी हुई है देख लेते हैं। ए में तो सर गलत है, ए के हिसाब से तो हमारा जो होनी चाहिए थी फॉर्म होनी चाहिए थी डेल्टा क्यू माइनस यू, या प्लस कह रहा है, गलत हो गई। बी में सर फिर वही गलती है, डेल्टा यू बराबर होना चाहिए क्यू माइनस डब्ल्यू की, ये डब्ल्यू माइनस क्यू कह रहा है। सी में सही है, नहीं सर सी में कहां सही है, डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा यू कह रहा है, प्लस होंगे ये। डी में भी गलत है सर, ये माइनस नहीं प्लस होंगे दोनों। और ई में ई सही कह रहा है सर, ई ये लिखी हुई क्यू माइनस डब्ल्यू होना चाहिए ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन। सर ये तो आपने पहले भी पढ़ाया है, फर्स्ट लॉ से क्या कहता है, हीट एनर्जी को ना बना सकते हैं, ना ही हमारे पास डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना कंस्ट्रक्ट होती है, ना डिस्ट्रक्ट होती है, फिर क्या होती है सर, अदर फॉर्म्स में जा सकती है। ये तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो है कि एनर्जी ना कंस्ट्रक्ट होती है ना डिस्ट्रक्ट होती है, बल्कि अदर फॉर्म्स में जा सकती है। तो सर थर्मोडायनेमिक्स वही तो है भाई, हीट के बारे में बोलता है वो ऐसी बात। तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा सर हमारे पास, ऑप्शन डी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहे हैं द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। सर मजाक कर रहे हैं, इतने आसान सवाल भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर, ये तो अब हमें याद हो चुका है पीछे 1500 दफा पढ़ने के बाद कि प्रेशर जिसमें कांस्टेंट रहता है उसे हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नहीं, बी नहीं, सी, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है भाई, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी।